हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे BEGG 171 का पार्ट ब्लॉक 1 का यूनिट 3 आपसे शेयर करूंगी। उसका टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट मास मीडिया। जो मैं पीपीटी आपसे शेयर करती हूँ, इससे आपको एग्जाम में थोड़ा हेल्प मिलेगी। आपके एग्जाम भी शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो मैं आप इसमें जो मैं टॉपिक कवर करने वाली हूँ, इसका सबसे पहले रहेगा इंट्रोडक्शन, प्रिंट मीडिया, Genesis and characteristics, new trend in print media, electronic media, characteristics of radio, television, genesis of characteristics of film, internet और cyber media। उसके बाद आपके important topic रहेगा and last में summary। जैसे मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि summary read करना is the important part of this unit। अब इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे, एक तो आपका प्रिंट मीडिया का न्यू ट्रेंड कैसा है, ये एक आपका जो थर्ड पॉइंट है वो रहेगा। उसके कैरेक्टर्स एंड कैरेक्टर ऑफ फिल्म और साइबर मीडिया, ये इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे। हो सकता है आपको और ज़्यादा हेल्प। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन, ये जो यूनिट है इसमें हम एक्चुअल में हमारा जो प्रिंट मीडिया है उसके करंट स्टेटस के बारे में हम बात करेंगे। और ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा ना इसमें संवेदनशील बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे आपका रेडियो के लिसनर्स हो गए, टीवी व्यूवर्स हो गए, आपका सिनेमा थिएटर फिल्म के रूप में जो भी पार्ट्स आते हैं, इसको हम देख के चलते हैं। और इन सभी में ना एक अपना एक यूनिक प्रोसेस होता है, और इसी यूनिक साइकोलॉजी को हम इसमें यूनिट में आइडेंटिफाई करेंगे। इसका जो टॉपिक रहेगा प्रिंट मीडिया, जेनेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हम देखते हैं कि इंडिया में जो प्रिंट मीडिया की जो इम्पोर्टेंस और ग्रोथ है वो किसके थ्रू होती है। जैसे आपका मैगजीन हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गया, और भी बहुत सारे वेरियस प्रिंटेड मटेरियल होते हैं जिनके थ्रू हम इसको देख सकते हैं। अब भाषा और बोली के प्रकाशन को भी हम इसमें देखते हैं कि प्रिंट सेक्टर में जो भाषाई विविधता है ये उसको हमेशा रिफ्लेक्ट करता है। अब लेकिन देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रचलन के बाद भी प्रिंट मीडिया ने अपना एक हायर लेवल की एक विश्वसनीयता बना के रखी हुई है। इसमें ये हमें डेप्थ कवरेज देता है, वैरायटी ऑफ कंटेंट देता है। हालांकि इसकी पहुंच साक्षरता और शहरी केंद्रीकरण द्वारा ही सीमित होती है। न्यू ट्रेंड इन प्रिंट मीडिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो न्यू इन्वेंशन हुए हैं उसमें जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में इसी से सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस इन्होंने दी है। और यहाँ पे हम ना टू डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। एक से जैसे आपका व्यवसायीकरण हुआ और उसमें बदलाव हुए, एक न्यू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की भी शुरुआत हुई। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कमर्शलाइजेशन। इसमें अगर मैं बात करूँ स्वतंत्रता के साथ साथ जो आपका प्रिंट मीडिया है इसकी भूमिका इसमें स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थक से व्यावसायिक रूप से संचालित इकाई के रूप में बदल दी गई। उत्पादन और वितरण की बढ़ती हुई लागत को देखते हुए, साथ ही इन्होंने उच्च मजदूरी के लाभ जो एक उस मजदूरी ने भी लाभ जो एक प्रदत्ता और विज्ञापन राजस्व की निर्भरता की ओर इनका झुकाव की आवश्यकता को एक तरह से एक उसकी जरूरत इन्हें आन पड़ी और उसकी आवश्यकता को इन्होंने बढ़ावा दिया। थर्ड पॉइंट जो आता है हमारा, इसमें जो आपका न्यू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है इसने भी न्यूज़पेपर हो गया प्रोडक्शन में एक क्रांति ला दी। और जिससे क्या हुआ कि बहुत ऐसी कुशल प्रक्रियाएं और व्यापक वितरण संभव हुआ जिससे लार्जर ऑडियंस तक इसकी पहुंच बनी। नेक्स्ट आता है हमारा आर्थिक विकास। भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, समाचार पत्र उद्योग की प्रतिस्पर्धा प्रकृति ने बाजार की तरफ उन्मुख दृष्टिकोण को जन्म दिया, जिससे समाचार पत्र और पाठक के आधार पर उसका विस्तार करने का प्रयास वो कर ही रहे थे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट में आपके प्रेस आयोगों के द्वारा जो प्रेस को सार्वजनिक आयोगों के रूप में सत्ता देने की वकालत करने के बावजूद प्रेस की स्वतंत्रता के लिए वित्तीय एक स्थिरता की मतलब इम्पोर्टेंस बनी, जिससे जितने भी वाणिज्यिक हित थे उनके साथ एक व्यावसायिक मॉडल का इन्होंने निर्माण किया। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है और ये 12 मार्क्स का आता है, तो इसलिए प्लीज इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। ये जो स्क्रीन पे आप क्वेश्चंस देख रहे हो ये जनरली 12 मार्क्स का आता है या शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। तो समाचार पत्र में जो क्रांतिकारी बदलाव के लिए
कुछ कारण होते हैं और ये काफ़ी सम्मोहक और इंडस्ट्री के सामने आने वाले जितने भी रुझान होते हैं, जितने भी हमारी चुनौतियाँ होती हैं, इनको ये शो करते हैं। तो ये थोड़ा ब्रीफ में एक समरी दी हुई है। पहला इसमें आता है पॉइंट अडेप्शन टू डिजिटल ट्रेंड। इसमें जितने भी न्यूज़पेपर को प्रासंगिक बने रहने के लिए, इसमें फास्ट फेज इंटरेक्टिव डिजिटल परिदृश्य में फिट होने के लिए ये विकसित होना ही चाहिए। सेकेंड पॉइंट जो आता है चैलेंजेस कंज्यूमर प्रेफरेंस। इसमें जो आपका मॉडर्न रीडर्स जो भी होते हैं या फिर ये अपने व्यक्तिगत और आसानी से उपलब्ध मटेरियल चाहते हैं, जिससे न्यूज़पेपर को एक नई तरीके से ये प्रमोट कर पाएँ। ठीक है। थर्ड आता है पॉइंट इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। इसमें जो आपका प्रिंट जो रेवेन्यू के साथ गिरावट या आर्थिक रूप से व्यवहार में बने रहने के लिए कंटेंट की जो स्ट्रेटजी होती है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आता है आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। एआई मशीन जो होती है, एआई मशीन लर्निंग न्यूज़ प्रोडक्शन को बदल सकते हैं, जिससे ये मोर एफिशिएंट और टॉलरेटेड होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एनवायरमेंटल कंसिडरेशन। इसमें आपका डिजिटल कंटेंट की ओर बढ़ना और उसको एक तरह से यूज़ करने के लिए इको फ्रेंडली प्रकारों के साथ इसको संरेखित होता है ये। हेलो स्टूडेंट्स, ये स्क्रीन पे जो आपका क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि ओरिजिन ऑफ न्यूज़पेपर सफरिंग फ्रॉम प्रोफेशनल सफोकेशन, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें फोकस करिएगा। बड़े और मध्यम आकार के जितने भी समाचार पत्र होते हैं उनके द्वारा एक नई मुद्रण टेक्निक को अपनाने के साथ साथ इन्होंने जो प्रिंट मीडिया है उसके कमर्शलाइजेशन की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ गई है। और ये जो टेक्निक होती है ये पूंजी गहन होने के बावजूद आपका एडवांस फोटो हो गया, आपका कंपोजिशन हो गया, ये आपका मल्टी कलर ऑफसेट हो गई एंड टाइपोग्राफिकल डिज़ाइंस हो गए। इसके साथ साथ समाचार पत्र की जो एक दृश्य अपील बढ़ती जाती है, क्योंकि हालांकि जितने भी निवेशक और प्रबंधकीय कर्मचारियों के प्रभाव को इन्होंने बढ़ाया है, जिससे अनुपात और पत्रकारिता में भी वृद्धि हुई है और वांछित लाइन से विचलित होने वाले जितने भी संपादक होते हैं उनको इन्होंने बर्खास्त भी किया है। वस्तुनिष्ठ रिपोर्टिंग पर एक कमर्शियल और आपका पॉलिटिकल हितों को इन्होंने प्राथमिकता देने की ओर ये थोड़ा सा बदलाव किया। मीडिया ऑब्जर्वर के द्वारा एक प्रतिगामी विकास के रूप में इसको देखा जा सकता है। पत्रकारों के मनोबल की नकारात्मकता के रूप में इन्होंने प्रभावित किया इसको, और जो अक्सर प्रबंधकीय और संपादकीय स्तरों पर बदलती गतिशीलता के कारण पेशेवर एक घुटन की भावना को ये व्यक्त करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक मीडिया, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, हो सकता है 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन जाए। तो इसमें आपका 19वीं सदी के अंत तक जनसंचार मंच जनसंचार के प्राथमिक साधन के रूप में इन्होंने काम किया, जिससे कलाकारों और दर्शकों के बीच सीधे सीधे संपर्क के साथ लाइव प्रदर्शन प्रस्तुत किए जाते थे। हालांकि ये जो टाइम पीरियड था ये बिल्कुल लिमिटेड था। 1896 में फिल्म के आगमन से जनसंचार में जो मनोरंजन था उसमें बहुत क्रांति आई। तर्ज जितने भी प्रदर्शन वगैरह होते थे उनको कैप्चर करके इन्होंने व्यापक रूप से इन्होंने वितरित किया। इसके बाद साइलेंट फिल्म का जो दौर रहा वो 1927 तक रहा। उसके बाद धीरे धीरे फिर साउंड की शुरुआत हुई, जिसने टॉकेज की शुरुआत की। अगर 1922 में फिर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का एक स्टैंड हुआ है ना, और फिर आपका क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग के विजुअल क्यूज के बिना मैसेज को कन्वे करने के पे इन्होंने काबू पा लिया। उसके बाद टीवी आया। टीवी 1930 में आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में महत्वपूर्ण वृद्धि इसमें हुई और संचार प्रक्रिया और दर्शकों के मनोविज्ञान पर प्रभाव पड़ा। सूचना और शिक्षा मनोरंजन के लिए जितने भी आपके पावरफुल मीडियम थे उसके रूप में इन्होंने कार्य किया। मंच, रेडियो और फिल्म की तरह टीवी मॉडर्न मीडिया परिदृश्य में अपनी प्रासंगिकता और उपयोगिता को इन्होंने कंटिन्यूसली बनाए रखा। टीवी, रेडियो और आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में ये फिर जाना जाता है, और आज ये पूरा हमारा जो जनसंचार पे हावी भी है। पहुंच और प्रसार के मामले में ये अदर मीडियम से काफ़ी आगे निकल गया है। हेलो स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेडियो, ये क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें जो रेडियो के बारे में बताया गया है, रेडियो एक यूनिक सेट है
जो इसे अन्य मीडियम से अलग करता है। ये कुछ पॉइंट हैं जो एक माध्यम के रूप में मीडिया की प्रकृति को उजागर करते हैं। जैसे इसका फर्स्ट पॉइंट है मीडियम ऑफ साउंड। ये एक श्रवण अनुभव है जो श्रोता की कल्पना को संलग्न करने के लिए बोले गए जितने भी वर्ड्स होते हैं, म्यूजिक होते हैं और साउंड इफेक्ट होते हैं, जैसी जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है मीडियम ऑफ वॉइस। रेडियो पर जो कलाकार हैं, कलाकार के लिए आवाज़ एक प्राथमिक उपकरण है। बिना किसी दृश्य की सहायता के केवल मुख अभिव्यक्ति के माध्यम से भावना और चरित्र को व्यक्त करना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है हमारा एन इंटीमेट मीडियम। इसमें आपका जो एक लिसनर, जितने भी वर्ड्स होते हैं, लिसनर्स होते हैं, इसके साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाता है और उनके सब्जेक्ट को ही संबोधित करता है, उनके माइंड में एक अंतरंग ध्वनियाँ पैदा करता है। और उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा मोबाइल मीडियम। रेडियो वर्सेटाइल और पोर्टेबल है, जिसमें लिसनर कहीं से भी इसको ट्यून कर सकते हैं, घर पे हो या पिकनिक पे हो, वहाँ से इसको ये हैंडल कर सकते हैं। अ चीप एंड क्विक मीडियम कंपेयर टू टेलीविज़न। रेडियो कम खर्चीला और प्रोड्यूस करने में बहुत तेज है। इसके लिए जितने भी संसाधन और कर्मियों की कम आवश्यकता होती है। हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है और जनरली आ जाता है। 20वीं सदी में रेडियो, सिनेमा, इलेक्ट्रॉनिक में प्रोग्रेस से टेलीविज़न का उदय हुआ। 1924 में जॉन वेयर्ड ने के शुरुआती काम ने ब्रॉडकास्टिंग का रास्ता दिखाया। उसके बाद 1936 में BBC ने एक रूटीन सर्विस स्टार्ट की। 1953 में US ने कलर टीवी लॉन्च किया। इंडिया ने 1959 में दूरदर्शन के साथ टीवी शुरू किया। और 1930 की बात करें, 1970 में के दशक में फिर इसका थोड़ा सा विस्तार हुआ। 1991 में कुछ आर्थिक सुधारों ने केवल टीवी की शुरुआत की। इंडियन टेलीविज़न में एक क्रांति सी आई इसकी वजह से। टेलीविज़न की विशेषताएं जो कि रेडियो और मीडिया से उसको अन्य रूपों से अलग करती हैं, उसका एक फर्स्ट पॉइंट एन ऑडियो विजुअल मीडियम। ये टीवी देखने में दोनों को प्रभावित करता है, स्थायी प्रभाव भी डालता है और इसका काफ़ी इम्पैक्टफुल भी है। नेक्स्ट आता है वाइड रीच एंड हाई क्रेडिबिलिटी। इसमें आपका जो एक सैटेलाइट टेक्निक के द्वारा टीवी की ग्लोबल पहुंच बढ़ गई और यह एक विश्वसनीय स्रोत बन गया। जैसे इसमें सीइंग इज बिलीविंग के द्वारा इसको समझा भी जा सकता है। अ ग्लैमर मीडियम। टीवी जो ग्लैमरस घटनाएं और व्यक्तित्व को दिखाने के लिए जाना जाता है। दर्शकों को लुभाने की एक अच्छी क्षमता के कारण अक्सर इसे मैजिक बॉक्स के रूप में संदर्भित भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अ मीडियम ऑफ द क्लोजअप। टीवी क्लोजअप शूट प्रस्तुत करने में उत्कृष्ट है, जो मानवीय भावों और प्रतिक्रियाओं को कैप्चर करने के लिए एक आदर्श माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है अ लिविंग रूम मीडियम। यह एक फैमिली मीडियम है जो घरों में जितने भी आपके एंटरटेनमेंट और नॉलेज के लिए लेके आता है। ये सांस्कृतिक मानदंडों और मूल्यों के साथ साथ संरक्षित होता है, स्पेशली फैमिली सेटिंग्स में। नेक्स्ट आपका आता है डेमोटाइजिंग मीडियम। टीवी सभी के लिए सुलभ है, जो भी इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन है, इसका ये लोकतंत्रीकरण करता है। ये केवल कलात्मक रूप से इच्छुक लोगों को ही नहीं बल्कि व्यापक दर्शकों को भी ये अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका अ मीडियम ऑफ इमीडिएसी। इसमें आपका जितनी भी घटनाएं होती हैं इनको रिपोर्ट करता है, जैसे ही वो होती हैं ये उनको कवरेज करता है और इसको ये एक सुपर रिपोर्टर है और रियल टाइम अपडेट्स भी ये देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एडवर्टाइजर इन्फ्लुएंस। यह एडवर्टाइजर के लिए एक पावरफुल टूल है जो जितने भी मिलियंस संभव जितने भी ग्राहक होते हैं उन तक ही पहुंचता है और ये आपका एक प्रोडक्ट सर्विस की एडवर्टाइजिंग के लिए एक मीडिया से अधिक इफेक्टिव होता है। क्राइटेरिस्टिक्स ऑफ फिल्म, ये आपका क्वेश्चन 12 मार्क्स का आएगा, क्योंकि इसमें जो मैं बात बताने जा रही हूँ कि सिनेमा क्या है। सिनेमा एक मीडियम है जो कलात्मक दृष्टि को यांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ जटिल रूप से जोड़ता है।
इसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपका कैमरा हो गया, माइक्रोफोन हो गया, और भी बहुत सारे एडिटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं। अब इसमें जो शामिल है, जैसे कलात्मक जो टीम होती है उसके में निदेशक और अभिनेता भी इसके अंदर शामिल होते हैं, और टेक्निकल टीम जो होती है वो इसको हैंडल करती है। और एक फिल्म अनिवार्य रूप से एक सेल्यूलाइड पर स्थित जितनी भी छवि होती हैं उनकी एक श्रृंखला होती है, जिसे प्रेक्षित करने में काफ़ी जो हमारी आइज होती हैं उनकी दृष्टि की दृढ़ता के कारण एक गतिभ्रम पैदा हो जाता है। यहाँ हम कुछ की इस कैरेक्टर्स की देख रहे हैं फिल्म मीडियम की। सबसे पहले होता है मास मीडियम। मास मीडियम की मैं बात करूँ तो इसमें जो आपका मूवी होती है, फिल्म की जो व्यापक रूप से इसको वितरित किया जा सकता है, और ये अलग अलग रूप में बहुत सारे लाखों लोगों तक ये पहुंचती है। दूसरा आपका मैकेनिकली रिप्रोड्यूसिबल की हम बात करते हैं, क्योंकि फिल्म को संरक्षित करने और फिर हम उसको दोबारा से उसको देख सकते हैं। और इसमें उस समय की जो आपकी जितने भी उस टाइम की जो मूवी बनी थी, है ना, उसके उसके सोशल नॉर्म्स क्या थे, उसका आर्टिस्टिक स्टाइल क्या था, ये इसको शो करता है। नेक्स्ट आता है आपका कोलैबोरेटिव मीडियम। कोलैबोरेटिव मीडियम में इसमें फिल्म प्रोडक्शन की जो टीम होती है वो इस पर वर्क करती है, और इसमें रचनात्मक और टेक्निकल की एक विविध टीम होती है जो अंतिम उत्पाद में हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट इन आर्ट मीडियम। आर्ट जो एक फॉर्म के रूप में पहचाने जाने वाला एक सिनेमा का एकेडमिक इंटरेस्ट गेन करता है, और इसमें ना एक इसको अब अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, अ मीडियम ऑफ डेवलपमेंट। फिल्म सोशल जो आपके डेवलपमेंट होती है उसको सोशल डेवलपमेंट को ये प्रमोट करता है, और उसको प्रभावित करने के लिए जो भी आपके एकीकरण करने के लिए आधुनिकता की सोच को बढ़ावा देने की इसमें शक्ति होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एक मीडियम दैट डिमांड कंसंट्रेशन। फिल्म वॉच करने के लिए फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है, जो ऑडियंस को म्यूजिक के जरिए, विजुअलिटी के जरिए, साउंड के जरिए वो इसका मिला जुला उसको इफेक्ट देता है। इंटरनेट और साइबर मीडिया, यह एक ग्लोबल नेटवर्क जो मानक इंटरनेट के प्रोटोकॉल को यूज़ करके पैकेट स्विचिंग के जरिए डेटा जो ट्रांसमिशन होता है उसको बिल्कुल सूक्ष्म बनाता है। यह एक वास्ट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, जिसमें आपका वास्ट सेक्टर में लाखों नेटवर्क शामिल होते हैं, जो मेल, चैट, फाइल और एक्सेस टू वर्ल्ड वाइड जैसी सर्विसेज देते हैं। सेकंड आता है हमारा ब्लॉग। ब्लॉग में आप देखते हैं ब्लॉगिंग, इंटरनेट ब्लॉगिंग मीडियम का एक प्लेटफॉर्म बन गया है, क्योंकि ब्लॉग आमतौर पर व्यक्तियों द्वारा बनाए गए वेबसाइट्स होते हैं जिसमें आपका जो रेगुलर पोस्ट होती हैं जिसमें हम टिप्पणी कर सकते हैं, हमारी जो वेबसाइट का विवरण होता है, या ग्राफिक वीडियो जैसे जितने भी हमारे मटेरियल होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। क्योंकि पोस्ट जनरली होती क्या है, रिसर्च का ही एक कालानुक्रमिक रूप से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। और अन्य व्यक्तियों की मैं बात करूं तो ऑनलाइन डायरी के रूप में हम काम करते हैं। ये एक कॉमन ब्लॉग जो होता है वो अपने सब्जेक्ट से संबंधित जितने भी और ब्लॉग होते हैं, वेब पेज होते हैं, और मीडिया के लिए टेक्स्ट होता है, इमेजेस होते हैं, लिंक होते हैं, उनको ये कंबाइन करता है। क्योंकि ब्लॉग का जो इंटरैक्टिव नेचर है वो रीडर को टिप्पणी छोड़ने की अनुमति देता है। और कई ब्लॉग एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। ब्लॉग मुख्य रूप से पाठ्य हो सकते हैं, या आर्ट हो गया, फोटो हो गया, वीडियो हो गया, म्यूजिक हो गया, ऑडियो और वीडियो जैसी जितनी भी मीडिया के बहुत सारे अलग अलग ग्रुप होते हैं, इस पे अपना ये ध्यान फोकस कर सकते हैं।
सोशल मीडिया के पोस्ट भी बनते हैं, जैसे माइक्रो ब्लॉगिंग का बहुत ही छोटा सा एक पोस्ट के साथ ब्लॉगिंग का ही एक रूप है। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब में हम देखते हैं कि जो वेब हाइपरलिंक और यूआरएल के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, दस्तावेज होते हैं, ये उनका एक बहुत बड़ा एक ग्रुप है, संग्रह मतलब कह लीजिए आप, वो होता है। और HTTP के माध्यम से ये इसको एक्सेस होती है इसकी। ये गलत बात है कि लोग समझते हैं कि वेब इंटरनेट और वेब एक सर्विस है जो इंटरनेट पर वर्क करती है। वेब इंफॉर्मेशन ने एक क्रांति ला दी है, जैसे इसे विकेंद्रित और आसानी से उपलब्ध करा दिया है। इसमें ऑनलाइन मटेरियल को हम पब्लिश करने का एक इजी प्रोसेस इन्होंने दे दिया है। बड़ी पेशेवर जितनी भी साइट्स होती हैं उनको बनाए रखने काफ़ी कॉस्टली हो सकता है, और पहुंच के कारण जो ऑनलाइन एडवर्टाइजर होती हैं और जो ई-कॉमर्स होती हैं, इनकी इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गई है और ये इम्पोर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट, इस यूनिट में जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे, इसमें फर्स्ट तो है प्रिंट मीडिया, इसमें से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। और सेकंड आपका है न्यू ट्रेंड इन प्रिंट मीडिया, इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा इंटरनेट ऑफ साइबर मीडिया, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसको पे ज़रा फोकस करिएगा आप। इस सेशन में हमने जो डिस्कस किया उसमें हमारा जैसे टीवी है, फिल्म है, इंटरनेट है, और भी बहुत सारे आपके फीचर्स हैं वेरियस मास कम्युनिकेशन के, जिसमें अलग अलग जनसंचार माध्यमों के विकास पे हमने चर्चा की, उनके क्या उनकी महत्व होगा और क्या उनका एक प्रभाव पड़ेगा, इस बात पे हमने इस यूनिट में हमने चर्चा की है। अभी तक हमने सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बताया, थैंक यू। और इसमें जितने भी मैंने टॉपिक बताए हैं इन पे आप फोकस कीजिए, वो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। और प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकूं और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। थैंक यू।